हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई इकोनॉमिक्स पेपर एनालिसिस सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 इकोनॉमिक्स पेपर का एनालिसिस। इस सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट भी डिटेल में समझेंगे। हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और हर क्वेश्चन के साथ हम करेंगे टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन एनालिसिस, कंसेप्ट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट थ्योरी रिवीजन, पॉसिबल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जाम ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक। यानी अगर आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन, कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी तीनों एक साथ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सिर्फ सही आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि गलत ऑप्शन क्यों गलत है यह विस्तार में समझाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें जो लिस्ट 1 दे रखी है उसको लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में हमें क्या दे रखा है? नियो चैम्बरलिनियन मॉडल। अब इसका क्या आ जाएगा? तो हमारा लिस्ट 1 का एक किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। नेक्स्ट है हमारा नियो होटलिंग मॉडल। तो नियो होटलिंग मॉडल किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा ब्रेंडर क्रुगमैन मॉडल, और वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है रेसिप्रोकल डंपिंग से। और लास्ट है हमारा नियो हेक्चर ओलिन मॉडल। तो ये रिलेटेड है वर्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। और इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब हम इसके जो टॉपिक्स वगैरह हैं, ये जो आए हैं, न्यू चैम्बरलिन मॉडल, न्यू होटलिंग मॉडल, ब्रेंडर क्रुगमैन मॉडल और न्यू हेक्चर ओलिन मॉडल, इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ट्रेड मॉडल्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे न्यू चैम्बरलिन मॉडल। वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है न्यू चैम्बरलिन मॉडल। और ये जो है न्यू चैम्बरलिनियन मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड ऑन एडवर्ड चैम्बरलिन थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एडवर्ड चैम्बरलिन थ्योरी जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है, उस पे बेस्ड है, जिसके अंदर क्या बता रखा है कि भाई जो फर्म है वो compete करेगी प्राइजेस के थ्रू, और केवल प्राइजेस के थ्रू नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू भी compete करेगी। डिफरेंशिएशन में डिपेंड ऑन, और जो डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? फीचर्स पे, क्वालिटी पे, ब्रांडिंग पे और कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है उस प्रोडक्ट को लेके, उस पे डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन। मॉडर्न मार्केट एम्फेसिस। तो मॉडर्न मार्केट किस चीज पे जोर डालता है? प्रोडक्ट डाइवर्सिटी पे और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू होटलिंग मॉडल, जो कि किससे रिलेटेड है? हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो अभी हमने न्यू चैम्बरलिन मॉडल पढ़ा था जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे रिलेटेड है, और ये है न्यू होटलिंग मॉडल जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो देखो, डेवलप्ड फ्रॉम हेरोल्ड होटलिंग्स मॉडल। तो ये डेवलप्ड किया गया था हेरोल्ड होटलिंग मॉडल के से। और ये जो फर्म्स compete थ्रू स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इन प्रोडक्ट जियोग्राफिकल स्पेस। जो फर्म्स है वो compete करती है स्ट्रेटेजिक पोजीशन के थ्रू जो प्रोडक्ट है उसकी जियोग्राफिकल स्पेस के अंदर, ताकि वो जो मार्केट है, मार्केट का जो शेयर है उसको मैक्सिमाइज कर सके। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, तो जो प्रोडक्ट है वो एट्रीब्यूट्स में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि क्वालिटी के अंदर। एट्रीब्यूट्स के अंदर मतलब फ्लेवर्स के अंदर, कलर के अंदर, स्टाइल के अंदर। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफर करेंगे। वो क्वालिटी के अंदर ज्यादा डिफर नहीं करेंगे, बट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कोई भी आइसक्रीम वगैरह है, उसका फ्लेवर चेंज हो गया, उसका कलर मतलब जैसे फ्लेवर हो गया चॉकलेट फ्लेवर, है ना, या फिर है ना कोई भी कलर डाई है तो उसका कलर चेंज हो गया, रेड ब्लू, तो इस तरीके से। तो वो एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होंगे प्रोडक्ट्स, ना कि क्वालिटी के अंदर। और किस चीज पे फोकस करता है? फोकस करता है कंज्यूमर की
प्रेफरेंस डिफरेंसेस पे। अब हम बात करेंगे ब्रेंडर क्रुगमैन मॉडल, जो कि किससे रिलेटेड है, रेसिप्रोकल डंपिंग से। अब जो ब्रेंडर क्रुगमैन मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये जो थ्योरी है ब्रेंडर क्रुगमैन मॉडल की, जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। ये जो मॉडल है इसके अंदर हम क्या एग्जामिन करते हैं, तो रेसिप्रोकल डंपिंग की प्रोसेस को एग्जामिन करते हैं, जहां पे जो दो कंट्रीज होती हैं वो आइडेंटिकल गुड्स के अंदर ट्रेड करती है। जैसे एक्सप्लेन्स ट्रेड ऑफ आइडेंटिकल गुड्स बिटवीन कंट्रीज, तो ये दो कंट्रीज के बीच में आइडेंटिकल गुड्स के ट्रेड को एक्सप्लेन करती है। रेसिप्रोकल डंपिंग की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल डंपिंग क्या दे रखा है इसमें, फर्म्स एक्सपोर्ट गुड्स एट लोअर प्राइजेस अब्रॉड देन डोमेस्टिकली, मतलब वो अपने डोमेस्टिकल जो कंट्री है जहाँ से वो फर्म है वहां पे तो है ना वो महंगी प्राइसेस है उस गुड की, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करेगी तो वो सस्ते प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर रही है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल डंपिंग। और ये कब अगर होता है, जब एक फर्म जो है वो डंप करती है एक तरीके से एक्सेस प्रोडक्शन जो उसका हो रहा है किसके अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, मतलब सेलिंग एट लोअर प्राइसेस देन डोमेस्टिक मार्केट्स, है ना। और ये किस चीज को लीड करता है, तो बेसिकली इससे क्या होता है, इस टाइप के ट्रेड से इसके अंदर है ना जो सिमिलर गुड्स होता है ना, मतलब दोनों कंट्री के अंदर एक गुड है जो सिमिलर है, तो उस टाइप के गुड्स का ट्रेड होता है। और ये ज्यादातर क्या करता है, जो वहाँ की मतलब जैसे कि सपोज करो कि एक है ना टॉय फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, है ना, वो प्रोड्यूस कर रही है टॉय को, तो वो इंडिया के अंदर तो उस टॉय को उसी रेट में बेचेगी, लेकिन जब वो फॉरेन के अंदर बेच रही है तो वो सस्ती रेट में बेच रही है ना। तो जो फॉरेन की जो टॉय फैक्ट्री होगी उसका तो नुकसान हो जाएगा डंपिंग की वजह से, क्योंकि जो इंडिया की जो टॉय फैक्ट्री है उसने वहां पे फॉरेन मार्केट के अंदर उस गुड को सस्ते प्राइसेस में बेचना शुरू कर दिया, तो लोग है ना उस सस्ते प्राइसेस वाले गुड को ज्यादा खरीदेंगे, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेन के अंदर जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्री है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगी, है ना। ट्रेड अकर्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो ट्रेड होता है इसके अंदर रेसिप्रोकल डंपिंग के अंदर, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बेसिस पे होता है। और इवन सिमिलर कंट्रीज में ट्रेड आइडेंटिकल गुड, इवन जो सिमिलर कंट्रीज होती है वो ट्रेड कर सकती है आइडेंटिकल गुड्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यू हेक्सर ओलिन मॉडल, जो कि किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये रिलेटेड है वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन फैक्टर एंडोमेंट लेबर एंड कैपिटल। और हेक्सर ओलिन मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, तो बेसिकली ट्रेड पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है कंट्री के बेसिस पे और उनके रिलेटिव एंडोमेंट, है ना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर और कैपिटल, है ना, उसके बेसिस पे क्या उनके फैक्टर एंडोमेंट है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन, सो बेसिकली बेस्ड होता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी और परफॉर्मेंस से डिफर करेंगे, मतलब प्रोडक्ट डिफर इन क्वालिटी परफॉर्मेंस। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उन वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाई क्वालिटी गुड्स, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लो क्वालिटी वेरिएंट प्रोड्यूस करती हैं। अब हम इसके आएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितने तरीके का होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन होता है, एक वर्टिकल डिफरेंशिएशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होता है हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे, मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट्स में डिफर करेगा, ना कि उसकी क्वालिटी के अंदर। जैसे एट्रीब्यूट्स एग्जांपल देखो फ्लेवर्स कलर्स, इसमें डिफर करेगा। वर्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बेस्ड होता है डिफरेंसेस क्वालिटी और उसके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर परसीव वन प्रोडक्ट एज हायर और लोअर इन क्वालिटी, तो मतलब है ना क्वालिटी में डिफर कर रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट हायर क्वालिटी का है एक प्रोडक्ट लोअर क्वालिटी का है, इस तरीके से। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल डिफर करना है तो सपोज एक एग्जांपल ले लो फोन का, एक फोन है कोई भी एक फोन मान लो, है ना, उसको एक कंपनी का फोन है जैसे ओप्पो मान लो, ठीक है। अब ओप्पो कंपनी के फोन के अंदर अगर आप है ना कलर के बेसिस पे उस फोन को चूज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, कलर के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। लेकिन आप है ना इस बेसिस पे चूज कर रहे हो कि है ना वो अब ओप्पो कंपनी के अलावा बाकी जो कंपनीज हैं जैसे ओप्पो मान लो एमआई मान लो, तो ये कंपनीज में अगर डिफर हो रही है मतलब क्वालिटी डिफर हो रही है इसके अंदर, तो ये क्या है वर्टिकल डिफरेंशिएशन, ये तो वर्टिकल डिफरेंशिएशन है।
और एक ही सामान के अंदर कलर वगैरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक में डिफर करोगे तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों के बीच में ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस, और वर्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस में चेंजेस। एक हायर क्वालिटी का होगा, एक लोअर क्वालिटी का होगा। अब इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो बोथ टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही टाइप के जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत क्रूशियल है समझने के लिए कंज्यूमर चॉइस को और मार्केट के स्ट्रक्चर को। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल डंपिंग को। तो इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेड कैन अकर इवन व्हेन कंट्रीज प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स। ट्रेड है ना तब भी अकर होएगा जब जो कंट्रीज है वो सिमिलर गुड प्रोड्यूस करेगी, ड्रिवन बाय फर्म स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज रेदर देन कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये जो है ये फर्म की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के थ्रू ड्रिवन होता है, ना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू। जैसे फर्म की एक स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं है ना अपने कंट्री के अंदर तो महंगा गुड बेच लूं लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर सस्ता बेच लूं, तो वहां का जो मार्केट है उसको मैं ऑक्यूपाई कर पाऊंगा। मतलब एक तरीके से स्ट्रेटेजी हुई है ना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इनएफिशिएंसीज लाइक इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इनएफिशिएंसी कब क्रिएट होगी, जब है ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। पोटेंशियल वेलफेयर लॉसेस ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो पोटेंशियल वेलफेयर होगी वो उसमें लॉस होगा क्योंकि जो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ना इसकी वजह से। shows that trade may rise from firms strategies not just resource differences। तो ये क्या चीज शो करती है रेसिप्रोकल डंपिंग, जो ट्रेड है वो अराइज का क्यों हो रहा है, फर्म की स्ट्रेटेजी के कारण, ना कि कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंट क्वालिटी है या कोई डिफरेंस के कारण नहीं हो रहा। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक मॉडल एंड ट्रेड। इसके अंदर रोल इन पॉलिसी एंड ट्रेड। तो इकोनॉमिक मॉडल और ट्रेड का क्या रोल है पॉलिसी और ट्रेड के अंदर, तो उसकी बात करें तो हेक्जर जो मॉडल है जैसे कि हेक्जर ओलिन या फिर ब्रैंडर क्रूगमैन हेल्प पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड ट्रेड पैटर्न्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो ये हेक्जर ओलिन मॉडल है, ब्रैंडर क्रूगमैन मॉडल है, ये बेसिकली ट्रेड मॉडल्स है जो कि पॉलिसी मेकर्स को मदद करते हैं ये समझने में कि ट्रेड का पैटर्न क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन पे। अब हम बात करें यूज फॉर फर्म्स, गाइड फर्म्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग एंड मार्केट एंट्री। तो बेसिकली ये जो है इकोनॉमिक मॉडल जो ट्रेड वगैरह के मॉडल है वो क्या वो एक फर्म को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं, ना कि सिर्फ है ना प्राइस वगैरह मार्केट के अंदर एंट्री या प्रोडक्ट डिजाइन के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में फर्म की को गाइड करते हैं ये मॉडल। Such models are useful for both policymaker and business इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये जो मॉडल्स है इकोनॉमिक मॉडल्स या फिर ट्रेड मॉडल्स बोलो, ये दोनों ही पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस को क्या करते हैं, इसके लिए यूजफुल होते हैं। आज की ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। रेसिप्रोकल डंपिंग जो है उसका कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो सिमिलर गुड्स के अंदर भी अकर होता है। कहने का मतलब जैसे है ना डेविड रिकार्डो था, उसने कहा था कोई दो गुड्स है तो कंपैरेटिव एडवांटेज जिसके अंदर है उसका एक्सपोर्ट होएगा और जिसके अंदर नहीं है उसका इंपोर्ट होएगा। ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करी थी डेविड रिकार्डो ने। जबकि जो ब्रैंडर क्रूगमैन मॉडल है उसने रेसिप्रोकल डंपिंग दी थी, उसके अंदर उसने कहा था कि भाई एक गुड है सेम टू सेम उसके अंदर भी ट्रेड हो सकता है। और उसने कहा था कि जो जो ये है मॉडल जो ये डंपिंग है रेसिप्रोकल डंपिंग वो किस चीज से ड्रिवन होती है, वो फर्म की एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होती है, ना कि एक कंपैरेटिव एडवांटेज। जो कि डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी उसके अंदर बता रखा था कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में, तो इसके अंदर उसके बारे में नहीं बता रखा। जो इसकी रेसिप्रोकल डंपिंग की जो इम्प्लीकेशंस है वो यही थी कि भाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और जो पोटेंशियल जो वेलफेयर लॉस होता है जो प्रोडक्ट्स को डबल प्रोड्यूस करने में, तो वो भी होएगा क्योंकि दोनों कंट्री सेम गुड्स के प्रोड्यूस कर रही है और सेम गुड्स के अंदर ही क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। सो ये था रेसिप्रोकल डंपिंग का कंसेप्ट और इम्प्लीकेशन, इसका तो अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आइडेंटिफाई द फाइनेंस कमीशन एंड इट्स चेयरमैन। तो हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी फाइनेंस कमीशन के अंदर कौन सा चेयरमैन था इस चीज को। तो इसका सबसे पहले है 12th फाइनेंस कमीशन। तो 12th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें ऊपर A B C D, इसके अंदर से हमें सिर्फ करेक्ट चूज करना है, करेक्ट आंसर, मतलब हमें मैच नहीं करना इसके अंदर।
तो इसमें दे रखा है कि भाई 12th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन था वो क्या था, सी रंगाराजन, और 11th फाइनेंस कमीशन का कौन था, एएम खुसरो। तो जो फर्स्ट और ये सेकंड जो है ये करेक्ट है, मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन यही है। नेक्स्ट जो है वो है 14th फाइनेंस कमीशन का आर के सिंह, जो कि गलत है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन का आर के सिंह नहीं था, उसका था डॉक्टर वी वाई रेड्डी। और 15th का फाइनेंस कमीशन का वी वाई रेड्डी दे रखा है, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन का था एन के सिंह। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दो करेक्ट है, ए और बी, तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो फाइनेंस कमीशन हमें दे रखा है, फाइनेंस कमीशन जो 12th फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगाराजन। और ये कब कंस्टिट्यूट हुई थी, तो ये कंस्टिट्यूट हुई थी 12th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2002 के अंदर कंस्टिट्यूट हुई थी। और इसका पीरियड कौन सा था, तो इसका रिपोर्ट पीरियड था वो था 2005 से लेकर 2010। इसमें डॉक्टर रंगाराजन जो इकोनॉमिस्ट थे और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे। अब हम बात करेंगे 11th फाइनेंस कमीशन की। 11th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे एम खुशरो। और ये कब स्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1998 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो रिकमेंडेशन पीरियड है वो कौन सा है, 2000 से लेकर 2005 तक। देन इसके है ना, मतलब जो एम खुशरो थे वो कौन थे, एमिनेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे। और उन्होंने है ना एक मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो इन करेक्ट पेयरिंग थी वो कौन सी है, जो ये है 14th फाइनेंस कमीशन, उसकी करेक्ट पेयरिंग है डॉक्टर वीवाई रेड्डी। और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी करेक्ट पेयरिंग है एन के सिंह। तो इनका रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है, 2015 से लेकर 20 और 2020 से लेकर 25 इनका रिपोर्टिंग पीरियड है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो रोल है फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे हम, और ये कंपोजिशन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो रिकमेंड्स टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो ये है फाइनेंस कमीशन वो क्या रिकमेंड करती है, तो टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करती है सेंटर और स्टेट के बीच में। और डिटेल में अगर हम बात करें तो ये एडवाइस ऑन ग्रांट इन एड फाइनेंशियल मैटर्स प्रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये एडवाइस करती है, मतलब एक तरीके से एडवाइस करती है प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ग्रांट इन एड, किस स्टेट को कितना देना चाहिए, और दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स पे जो कि प्रेसिडेंट द्वारा रेफर किए जाते हैं। अब हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन क्या इंक्लूड करता है, तो हर एक फाइनेंस कमीशन जो होती है वो एक चेयरमैन कंसिस्ट करती है और 4 अलग मेंबर्स कंसिस्ट करती है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्टली अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो ये इंक्लूड करती है कंपोजिशन। अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन को तो एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, और 4 मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, इसमें डिटेल में देखें तो मेंबर्स शुड हैव एक्सपर्टीज इन पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। तो जो मेंबर्स होते हैं इसके वो एक्सपर्ट, उनकी है ना एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन टॉपिक्स पे, जैसे पब्लिक फाइनेंस पे, इकोनॉमिक्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ पे। अब हम बात करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो ये जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो आई थी 1951 के अंदर, और चेयरमैन कौन थे, उसका केसी नियोगी थे। और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो जो ये फाइनेंस कमीशन थी उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म में। तो इम्पोर्टेंट फॉर फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो सिंस 1951 से जो फाइनेंस कमीशन थी उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ये शेप करने में इंडिया की फिस्कल फेडरलिज्म को, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम इसके अंदर बात करें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस चीज का ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। तो 280 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो ये फाइनेंस कमीशन है उसको, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो आर्टिकल है 280 उसके अंदर जो फाइनेंस कमीशन है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हर साल
हर 5 साल में, है ना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो ये इसके, है ना, ये अभी इसके अंदर कितनी दे रखी है, तो 15 फाइनेंस कमीशन दे रखी है और उनके चेयरमैन के नाम दे रखे हैं। इसके अंदर ये जो ईयर दे रखा है वो कॉन्स्टिट्यूटेड ईयर है, ये टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि, है ना, जो 15 फाइनेंस कमीशन थी वो 2000, मतलब उसका जो पीरियड था वो कौन सा था, वो 2000 से लेकर टू 2020 से लेकर 2025 तक था। और जो अभी लेटेस्ट की है वो है 16 फाइनेंस कमीशन। लेटेस्ट की कौन सी है? 16 फाइनेंस कमीशन, जिसका पीरियड 2026 से लेकर 2031 तक है। लेकिन वो कंस्टिट्यूट कब की गई थी? 2023 के अंदर कंस्टिट्यूट की गई थी। और उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है श्री अरविंद पानागरिया। तो ये जो है श्री अरविंद पानागरिया, ये 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। अब हम देखेंगे मेमोरी ट्रिक्स के बारे में। इनको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है उनके नंबर दे रखे हैं, चेयरमैन दे रखे हैं और ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, टाइम पीरियड अलग अलग है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेस्ट वाले का। ध्यान रखना कि भाई अभी जो है वो है श्री अरविंद पानागरिया, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और 16 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है जो 5 साल का होता है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। अब हम बात करेंगे मेमोरी ट्रिक की। मेमोरी ट्रिक अगर हमें याद रखना है तो ये देखो, जो 19 ये दे रखा है मेमोरी ट्रिक। 1950-60s के अंदर कौन आए? नियोगी आए थे, सनातन चांदा और राजा मनार आए थे। तो ऐसे ही करके ये 2000 तक ये एक मेमोरी ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। देन है हमारा सुपर शॉर्टकट। लो नंबर मतलब ओल्ड, जितना कम नंबर होएगा उतना पुराना। मतलब जो 6 फाइनेंस कमीशन पहले आया था तो जितना कम नंबर उतना पुराना आया था। तो ये जो है फ्रीक्वेंटली आस्क एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। जैसे 6 फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा चेयरमैन की गई थी? तो के ब्रह्मानंदा रेड्डी। 9th फाइनेंस कमीशन तो एन के पी साल्वे। देन 10th फाइनेंस कमीशन के सी पंत। 11th ए एम खुशरो। 12th फाइनेंस कमीशन सी रंगाराजन। और 15 फाइनेंस कमीशन एन के सिंह। और लेटेस्ट वाली ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो है अरविंद पानागरिया। तो इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। इन फाइनेंस कमीशन को तो याद रखना 6, 9, 10, 10 मतलब 9, 10, 11, 12 और 15 और अभी की लेटेस्ट 16। तो इनके चेयरमैन को याद रख लेना। देन ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में रीड कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स को कि कैसे याद करें। और ये पूरी पूरी 15 फाइनेंस कमीशन है। आप इसको, है ना, एक दो बार रीड करोगे तो थोड़ा माइंड में चीजें आ जाएंगी कि हाँ भाई ये जो चेयरमैन थे वो पहले आए थे, ये बाद में आए थे, ये कौन से ईयर में आए थे, इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। और लिस्ट 1 के अंदर हमें क्या दे रखा है? तो लिस्ट 1 के अंदर हमें दे रखा है जो ईडी है फॉर डिमांड फंक्शन, हमें दे रखा है ये। तो हमें ईडी फाइंड करना है। डी की वैल्यू दे रखी है और पी की वैल्यू दे रखी है। तो इसके अंदर हमें मैथमेटिकली हर एक को सॉल्व करना है। दूसरे के अंदर हमें क्या पूछा है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछी गई है और हमें दे रखा है सप्लाई का फंक्शन और प्राइस दे रखी है। नेक्स्ट वाले के अंदर जो वैल्यू ऑफ हैमर पूछी है और हमें पी दे रखा है और ईडी भी दे रखा है। और हमें लास्ट के अंदर पूछा गया है तो वैल्यू ऑफ एमपीपीएल पूछी गई है और हमें दे रखा है वीएमपीएल दे रखा है 12 और प्राइस दे रखी है। अब हमें इनको सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड इनको मैच करवाना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले इलास्टिसिटी, एमआर एंड वीपीएल के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ईडी से रिप्रेजेंट की गई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास गिवन है डिमांड का फंक्शन। तो डिमांड का फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -8। देन जो प्राइस है वो हमें दे रखी है 6। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो हमें दे रखी है 16। तो ये जो 16 है क्वांटिटी डिमांडेड, ये कैसे आई? जब हमने प्राइस जो है 6 उसको हमने डिमांड फंक्शन के अंदर पुट करा तो 64 - 8 × 6, तो ये आ जाएगा 48 और 64 - 48 तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है जो वो क्या है? 16 है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया। देन हम बात करेंगे फॉर्मूला, जो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी का और पी अपॉन में क्यू। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जो इलास्टिसिटी है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, मतलब परसेंटेज चेंज तो इस तरीके से लिखा जाता है डेल क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, और जो प्राइस चेंज होता है उसके डेल पी मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, और मतलब जो पहले वाली प्राइस थी उसको और 100। तो इस तरीके से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से डी क्यू बाई डी पी लिख सकते हैं इंटू पी अपॉन में क्यू। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ पी, हमें पता है क्यों, हमने निकाल ही लिया, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ये इस फंक्शन को। ये जो डी है उसको क्यू लिख देंगे हम, जो डिमांड है गुड की उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। सो जो कैलकुलेशन करेंगे फिर इन वैल्यूज को पुट करने के बाद तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो एक बार देख लो -3 कैसे आएगी। जैसे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी पी, मतलब जो क्यू है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट, मतलब डी को क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, फिर देन -8, मतलब ये -8 आ जाएगा। ठीक है, अब -8 को हम पी और क्यू से डिवाइड कर देंगे। जो पी हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है 6, और जो क्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है 17। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 को यहाँ से क्रॉस कर दिया तो 2 आ गया, 2 को 3, तो -3 आ गया इसका आंसर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है -3, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मॉड है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मॉड का मतलब साइन सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव साइन और हट जाएगा। अब हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, तो हमें सप्लाई फंक्शन दे रखा है ना। अब हम सप्लाई फंक्शन को किससे, पी से अगर डिफरेंशिएट कर दे, मतलब जो सप्लाई फंक्शन हमें दे रखा है एस, अगर उसको हम पी से डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगी वैल्यू, है ना। और हमें गिवन क्या है, प्राइस दे रखी है 10, तो 10 को अगर हम इस सप्लाई फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, ये 5 इंटू 10 और -25। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी जो हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 25 हो जाएगी। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है डिफरेंशिएशन, बस इसके अंदर जो है वो क्वांटिटी सप्लाई वाला जो क्यू होगा वो क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से। तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, मतलब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है सप्लाई फंक्शन को, और फिर उसके बाद में पी और क्यू को इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है उसका कौन सा, फोर्थ हो जाएगा, और इसके अंदर जो ए है उसका कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की। ठीक है, तो फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा यूज करेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर जो फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फॉर्मूला ये है, इस चीज को ध्यान रखना। एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइस और 1 - 1 अपॉन में ईडी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। और हमें क्या दे रखा है, हमें एमआर दे रखा है, हमारी गिवन है ऑप्शन सी के अंदर हमारे एमआर क्या दे रखा है, हमें मतलब एमआर पूछा गया है हमसे, है ना। और जो प्राइस है वो क्या दे रखी है 8 दे रखी है, और जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या है 4 है। हम इसको वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर, तो हम कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू 8 1 अपॉन में 1/4। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 6। जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू 6 आ गई, तो ये जो सी है ऑप्शन उसका करेक्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। देन हमारा आएगा MPPL फ्रॉम VMPL, हमें निकालना है इसको, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इसके अंदर वो कौन सा यूज करेंगे, जो VMPL होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू MPPL के बराबर। यहाँ पे जो हमें दे रखा है जो VMPL है उसकी फुल फॉर्म है वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और जो ये है
MPPL इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस को अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमें हमें दे रखा है VMPL दे रखा है, हमें 12 दे रखा है और हमें दे रखा है प्राइस 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मार्जिनल जो होगी वैल्यू वो आ जाएगी 4। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कितनी आ जाएगी 4। तो जो डी का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करे हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इस तरीके से लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ये का फॉर्मूला ये होता है मार्जिनल रिलेशन। तो मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन जो है प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ वो क्या है, ये है फैक्टर प्राइसिंग का VMPL को अगर हम फॉर्मूला में लिखे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस इनटू MPPL मतलब मार्जिन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर। अब हम समरी टेबल देख लेते हैं। तो देखो हमें समरी के अंदर हमें देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसके अंदर हमें गिवन था ये दोनों, मतलब जो डिमांड फंक्शन दे रखा था मतलब क्वांटिटी, और हमें दे रखा था, हमने इससे डिफरेंशिएशन निकाल लिया, प्राइस से हमने क्या निकाल दिया, क्यू की वैल्यू निकाल ली। और ये जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करने के बाद में हम इन फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन 3 इसका आएगा, ए का। बी के अंदर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमें सप्लाई दे रखी है और पी की वैल्यू दे रखी है, हमने सप्लाई की मदद से हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंशिएशन, और पी की मदद से निकाल लिया क्यू की वैल्यू। और फॉर्मूला ये है, इसके अंदर हमने पुट कर दी वैल्यूज को, तो हमारा आंसर 2 आ गया, 4 आएगा इसका। देन सी जो है मार्जिनल रेवेन्यू, उसके अंदर हमें प्राइस दे रखी है और इलास्टिसिटी की डिमांड दे रखी है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके अंदर हम जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट। देन हमारा जो डी ऑप्शन है उसके अंदर हम जो ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो हम निकालेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमें दे रखी है प्राइस। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास MPPL निकल गया 4, तो इसका करेक्ट आ जाएगा 2। अब हम यहाँ बात करें इलास्टिसिटी और डिमांड की, वो नेगेटिव है विच इज नॉर्मल, क्योंकि इलास्टिसिटी जो होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ले रखी है, ईडी का मॉड ले रखा है, इसलिए ईडी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो थर्ड था उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें क्वेश्चन 4 के अंदर बोल रखा है गिवन below are two statements, one is labeled as assertion A and the other labeled as reason R. So if X is a given series of observation and A and B are any two constants, then with regard to standard deviation, तो हमें जो नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, एक असर्शन दे रखा है और एक इसका रीजन दे रखा है। तो ये जो दे रखे हैं वो किस बेसिस पे दे रखे हैं, तो एक एक्स सीरीज है ना, उसके अंदर दो कांस्टेंट मान लो ए और बी, दो कांस्टेंट्स हैं, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन जो टॉपिक है उसके रिस्पेक्ट में असर्शन और रीजन दे रखा है। जैसे कि असर्शन हमें क्या दे रखा है कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अगर हम ऐड करें या माइनस करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहेगा, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे, ठीक है। और रीजन क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन का, लेकिन स्केल का नहीं होता है। In the light of above statements, choose the appropriate answer from the options given below. तो हमें ऑप्शन दे रखा है कि या तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए सही है या फिर आर सही है, एक चीज, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन का, लेकिन स्केल का नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो रीजन तो करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन हमें दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, ये जो मतलब फर्स्ट वाली असर्शन मतलब ओरिजिन से क्या है इंडिपेंडेंट, तो ये वाली तो चीज करेक्ट है। लेकिन जो ये है ये वाला केस जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। अब ज्यादातर स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को क्या करेक्ट मान लेता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये वाला जो केस है ये वेरिएंस के अंदर आ जाता है। मतलब जब वेरिएंस दे रखा है हमें ऐसे, तो हम इसके अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे
और x के अंदर अगर हमने ये मल्टीप्लाई करा वेरिएंस के अंदर, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो ए स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर वेरिएंस का x, तो ये वेरिएंस वाले केस के अंदर ट्रू है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर जब ये जो है एस डी, अगर इसके अंदर मतलब कोई भी x के अंदर a मतलब कोई भी सीरीज है उसके अंदर a मल्टीप्लाई करे तो उसको ओपन करने के बाद बाहर लाने के बाद सिर्फ a ही आएगा बाहर और ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये करेक्ट है और ये जो है ये वाला पार्ट ये इनकरेक्ट है। तो है ना जल्दबाजी में है ना स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हाँ ठीक है ये करेक्ट है ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा, इस तरीके से वो इसका ज्यादातर 1 दे देंगे, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, इसका आंसर होगा 4, जहाँ पे ए तो इनकरेक्ट है लेकिन आर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन की, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू एवरी ऑब्जर्वेशन। तो मतलब है ना एक कांस्टेंट को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना हर ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होएगा वो अभी भी अनचेंज ही रहेगा। तो इसलिए हम चाहे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि जो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम बात करें किसकी, चेंज ऑफ स्केल। तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हमने देख लिया तो देखो ये एक लाइन है, इससे डेविएट कर रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पर्टिकुलर और नंबर से डेविएट कर दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर भी अनचेंज रहेगा। अब हम बात करें किसकी, चेंज ऑफ स्केल की। जो चेंज ऑफ स्केल है उसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑब्जर्वेशन बाय अ कांस्टेंट है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो मॉड ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन है अगर की जो सीरीज वगैरह है उसके अंदर अगर ए से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे हर एक ऑब्जर्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए मॉड इनटू जो स्टैंडर्ड डिवीजन है पहले वाली सीरीज का वो। अब हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ असर्शन, तो दिस पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है जो कहता है कि भाई चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट वाली चीज वो करेक्ट है, लेकिन जो उसने चेंज ऑफ स्केल का बताया था सेकंड पार्ट जो बोला था एक ही असर्शन के अंदर वो इनकरेक्ट था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी ए स्क्वायर से। वेरिएंस वाले केस के अंदर तो मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन इसके स्टैंडर्ड डिवीजन वाले केस के अंदर नहीं होगी। इवैल्यूएशन ऑफ रीजन, अब रीजन को इवैल्यूएट करें तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड होता है तो ये भी करेक्ट है। तो रीजन क्या है, दोनों ही करेक्ट है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अब हम वेरिएंस की अगर बात करें तो जो वेरिएंस होता है वो मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर जब उस स्केल के अंदर चेंज होता है, क्या वही चीज जो हमने बताई थी कि जो वेरिएंस है अगर उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन के अंदर ए को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर और जो वेरिएंस है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ए से, एक तरीके से। देन हम बात करें सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, इसलिए वो मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, मॉड ए से। जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है, वो वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसलिए। और हमें पता है कि जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए मॉड, क्योंकि रूट से बाहर निकला ना ए, तो इस तरीके से। अब हम बात करेंगे ये की पॉइंट्स, एस्पेक्ट की पॉइंट्स की, फॉर्मूला की और एक्सप्लेनेशन की। तो ये एक तरीके से क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, देखो चेंज ऑफ ओरिजिन चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई भी कांस्टेंट नंबर ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। Then changing the origin, adding or subtracting a constant does not affect the spread of data। तो जो मतलब कोई भी एक नंबर जो है उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से ऑब्जर्वेशन के अंदर जो स्प्रेड ऑफ डेटा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करें चेंज ऑफ स्केल की, तो देखो मल्टीप्लाइंग ऑब्जर्वेशन बाय कांस्टेंट ए, अगर ऑब्जर्वेशन है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए मॉड से मल्टीप्लाई होगा ना कि ए स्क्वायर से, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चेंजिंग द स्केल मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट changes the standard deviation proportionally by a mod, जो ये स्टैंडर्ड डिवीजन है उसको प्रोपोर्शनली चेंज कर देगा a mod से, अगर a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर। देन है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ असर्शन,
तो इवैल्यूएशन ऑफ असर्शन के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट था, सेकंड पार्ट इनकरेक्ट था। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर से नहीं होता, तो असर्शन तो पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि जो असर्शन का सेकंड जो पार्ट है वो गलत था। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो रीजन, जो रीजन था कि भाई इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से और है ना डिपेंडेंट है स्केल पे, तो वो करेक्ट था। तो इसलिए जो रीजन का जो दोनों पार्ट है वो स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और दोनों करेक्ट है कि भाई चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होएगा लेकिन मॉड में, मतलब ए मॉड की टर्म्स में, ना कि ए स्क्वायर की टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी हमें क्या दे रखा है, एक असर्शन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो जो असर्शन है वो क्या दे रखी है हमें, डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो डेफिसिट जो है स्पेंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या करती है, जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को मतलब होता है उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एक बार हम रीजन भी देख लेते हैं। तो रीजन क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग its deficit by borrowing from the market, the bond price goes up and the interest rate, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल करती है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसने कहा था कि भाई जो डेफिसिट स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो असर्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो हम रीजन की बात करें, तो जब गवर्नमेंट फाइनेंस करती है अपने डेफिसिट बोरोइंग को मार्केट से, तो उस केस के अंदर क्या होता है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मतलब स्टेटमेंट में दे रखा है कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फॉल हो जाती है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन इनकरेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले केस में बोल रखा है कि भाई है ना, जो ये गवर्नमेंट की डेफिसिट स्पेंडिंग से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। ठीक, और दूसरे वाले में कह रखा है कि भाई इंटरेस्ट रेट फॉल होती है। ये दोनों एक तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट हो गए ना, कि देखो एक अगर डेफिसिट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट की है, देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है सरकारी खर्च या उधारी के कारण निजी निवेश में कमी। अगर हम इंग्लिश में देखें इसका मीनिंग, तो अ सिचुएशन वेयर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बोरोइंग रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि भाई डेफिसिट स्पेंडिंग जो होती है गवर्नमेंट की, वो क्या क्रिएट करती है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट करती है, मतलब जो निजी निवेश में कमी हो जाती है उसकी वजह से, है ना। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो फॉल होती है, बॉन्ड की प्राइस। तो ये वाला जो पार्ट है कि बॉन्ड की प्राइस अगर बढ़ेगी, है ना, तो उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो तो फॉल करेगा। ये जो पार्ट है ये तो करेक्ट है, लेकिन इंटरेस्ट, एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो क्या करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो क्या करेगा, लोन लेंगे और इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले केस के अंदर क्या दे रखा है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो घट गया। तो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब असर्शन जो है और जो रीजन है वो आपस में मेल ही नहीं खा रहे। तो इसलिए जो असर्शन तो करेक्ट हो जाएगा और रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों रीजन इनकरेक्ट होएगा? क्योंकि जब गवर्नमेंट है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी हेवीली उसके डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, तब उस केस के अंदर क्या होगा, जो सप्लाई होगा बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड्स का मार्केट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी बॉन्ड की, है ना। तो और है ना, जो जिसकी वजह से जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बॉन्ड की प्राइसेस के गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक चीज और ध्यान रखना कि गवर्नमेंट के बोरो करने में हैविली क्या होगा, तो वो बॉन्ड की जो सप्लाई होती है उससे इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो जो रीजन है हमें जो ये दे रखा है ये इनकरेक्ट है, और जो ए है असर्शन वो करेक्ट है। तो इसका कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में अगर हम देखें, तो असर्शन हमें दे रखी है कि डेफिसिट फाइंडिंग, जो डेफिसिट स्पेंडिंग है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को कॉज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे, मतलब जो निजी निवेश है वो कम हो जाता है। और जो डेफिसिट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स अर्निंग। डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है ज्यादा, उसकी अर्निंग से ज्यादा खर्च कर रही है।
जी, और ये फाइनेंस किसके थ्रू किया जाता है? तो जब डेफिशिएंट स्पेंडिंग फाइनेंस किया जाता है मार्केट की बोरोइंग्स के थ्रू, मतलब मार्केट से की बोरोइंग के थ्रू ये क्या होता है, फाइनेंस किया जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग के इंक्रीज होने की वजह से, मतलब जो गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है, अगर वो बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो इंक्रीज हो जाएगा किसमें, डिमांड फॉर फंड्स, फंड्स की जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज होएगी, उसकी वजह से जो डिमांड ऑफ फॉर फंड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट होगा, और हायर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो डिस्करेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। कंक्लूजन जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट है। रीजन हमें दे रखा है कि भाई गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है उसकी वजह से, मतलब जो गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस बॉन्ड प्राइसेस एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, ये हमें रीजन दे रखा है। तो ये रीजन हम देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। व्हाई रीजन इज इनकरेक्ट? हैवीली बोरिंग इंक्रीजेस बॉन्ड सप्लाई, ज्यादा बोरिंग की वजह से जो बॉन्ड की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से बॉन्ड की सप्लाई बढ़ने की वजह से, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। आप सोचो कि भाई यार, अगर है ना कोई भी गुड है ना बढ़ रहा है, तो उसकी मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी किसी भी गुड की, लोग है ना उस गुड को डिमांड करेंगे, या फिर बॉन्ड को डिमांड करेंगे। तो डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ गई, मतलब वो गुड जो है या फिर वो जो बॉन्ड जो है, वो अगर सप्लाई जो है बॉन्ड की अगर वो ही बढ़ गई, तो जो वैल्यू है बॉन्ड की वो गिर जाएगी। इसका मतलब जो प्राइस है बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और बॉन्ड की प्राइस गिरने की वजह से मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड की प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इस तरीके से है, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड और जो इंटरेस्ट रेट है, यील्ड है, उनका इनवर्स रिलेशनशिप है, और कर्व कुछ इस तरीके से शो होता है। ठीक है, और तो बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जो बॉन्ड प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है वो इनवर्सली रिलेटेड है। और जो हैवी बोरिंग के समय पे बॉन्ड की सप्लाई का बढ़ने की वजह से बॉन्ड की प्राइस गिरती है। तो जो कंक्लूजन है जिसमें ये बोल रखा है कि भाई जो बॉन्ड की जो प्राइसेस है वो बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो वो गलत है, क्योंकि जब हैवीली बोरोइंग होगी तब उस केस के अंदर बॉन्ड की प्राइस गिरेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्राउडिंग आउट मैकेनिज्म। क्राउडिंग आउट मैकेनिज्म के अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट कम्पीट्स विद प्राइवेट बोरोवर्स फॉर अवेलेबल फंड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो कम्पीट करती है प्राइवेट बोरोवर से, किसको लेके, फंड्स को लेके, किसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो डिमांड फॉर फंड्स है वो राइजेस करेगी, क्या राइज करेगी, फंड की डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होगा, तो वो बोरोइंग को कॉस्टलियर बना देगा, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वो फॉल करेगा। जो बोरोइंग कॉस्टलियर बन जाएगी किसकी, प्राइवेट बिजनेसेस की, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट की। तो जो बॉन्ड है वो, बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो होती है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनवर्स से रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ बॉन्ड के। तो बॉन्ड तो समझ गए, बॉन्ड एक तरीके से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है ना। और इसका जो बॉन्ड की प्राइसेस का नाता जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि एक मतलब एज बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज, अगर बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग के अंदर हमें ना, मतलब जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट बोरोइंग के कारण, तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या यील्ड क्या होगा या फिर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स व्हाई गवर्नमेंट बोरोइंग टिपिकली लीड्स टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये मैकेनिज्म बताता है कि क्यों गवर्नमेंट की बोरोइंग है ना हाई इंटरेस्ट रेट को लीड करती है, नॉट लोअर इंटरेस्ट रेट एज स्टेटेड इन द रीजन। ठीक है, की आइडिया क्या है, तो की आइडिया है व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मोर इट इंक्रीजेस डिमांड फॉर फंड्स। तो वो जो डिमांड है फंड्स की वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, और इसी को कहते हैं हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द सॉलमन वॉर वाज ब्रिटेन। जो सॉलमन वॉर हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, तो देखो सॉलमन वॉर हुई थी नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में। अब इसके बारे में देखते हैं।
सॉल्मन वॉर के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एक डिस्प्यूट है, मतलब जो सॉल्मन वॉर किसको रेफर किया गया है, एक डिस्प्यूट को रेफर किया गया है किस किस के बीच में, तो नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको रेफर किया गया है किससे, स्कॉटलैंड वॉर से रेफर किया गया है ना। और मेन इशू क्या था इसका, तो मेन इशू था फिशिंग राइट्स और सॉल्मन कंजर्वेशन। मतलब जो ये स्कॉटलैंड, मतलब जो डिस्प्यूट किस चीज को लेके था, ओवर फिशिंग को लेके, मतलब फिशिंग राइट्स को लेके, और किसको, कंजर्वेशन ऑफ सॉल्मन स्टॉक को लेके इनका डिस्प्यूट हुआ था, नॉर्वे और स्कॉटलैंड का डिस्प्यूट हुआ था। और इसका कारण क्या था, कॉजेज, ये जो डिस्प्यूट था एक तरीके से सॉल्मन वार कहा गया है इस डिस्प्यूट को, उसका कारण था डिसएग्रीमेंट किसके ऊपर, फिशिंग के कोटास के ऊपर, फिशिंग के मेथड के ऊपर और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के ऊपर। दोनों को क्या था, डिसएग्रीमेंट था। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो थी, द कॉन्फ्लिक्ट प्रीमियरली रिवॉल्व किसके अराउंड रिवॉल्व थी, उन लोगों के डिसएग्रीमेंट के अराउंड, मतलब कोटास को लेके, मेथड्स को लेके, और ये जो कंजर्वेशन पॉलिसीज है एनवायरनमेंट की उसको लेके जो डिसएग्रीमेंट है उससे शुरू हुई थी ये। और फिर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो जो नॉर्वे है वो क्या है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री फोकस है, और जबकि स्कॉटलैंड है वो क्या है, वाइल्ड सॉल्मन प्रिजर्वेशन फोकस। मतलब इन दोनों का जो फोकस था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी, वो अलग अलग चीज को दी गई थी। तो जो नॉर्वे के अंदर एक्वाकल्चर इंडस्ट्री फोकस पे करता था, और जो ये स्कॉटलैंड था वो किस चीज को प्रिजर्व करने में फोकस करता था, वाइल्ड सॉल्मन को प्रिजर्व करने में फोकस करता था। तो ये झगड़ा इस कारण ज्यादा बड़ा था। तो अब हम बात करें सिग्निफिकेंस की, हाईलाइट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट। तो इस ये जो वॉर हुई थी उसने क्या हाईलाइट किया था, तो बेसिकली उसने कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट किया था किसकी, जो मैनेज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसकी, मतलब जो हम शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया था। और क्या हाईलाइट किया था, तो उसने जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी हाईलाइट किया था। अब हम बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो देखो, जो हमें ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं, यूएसए एंड क्यूबा, और ये फ्रांस एंड यूके, स्वीडन एंड जर्मनी, इनके बीच में जो हुआ था उसके बारे में बता रखा है। तो देखो, while the USA and Cuba have had history of tense relations, particularly during the Cold War and the Cuban Missile Crisis, there is no significant conflict between them called सॉल्मन वार। सो बेसिकली जो क्यूबा और यूएसए है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है पहले, मतलब हिस्ट्री के अंदर, वो टेंस तो रहे थे, जैसे कि है ना कोल्ड वॉर, और जो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ये एग्जांपल है इसका। ठीक है, कि भाई उनके बीच का रिलेशन इंटेंस था, मतलब टेंस था, लेकिन सॉल्मन वॉर नहीं हुई थी उनके बीच में। की पॉइंट्स क्या है, टेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है पास्ट के अंदर, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी इससे रिलेटेड। तो ये सॉल्मन वॉर से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। अगर हम फ्रांस और यूके की बात करें, दीज टू कंट्रीज have had dispute over fishing rights such as स्कैलॉप वार्स। तो ये जो दो कंट्री है फ्रांस और यूके, इनके अंदर जरूर वार हुई थी, फिशिंग राइट्स पे ही वॉर हुई थी, बट उस वार का नाम क्या था, स्कैलॉप वॉर, है ना। लेकिन ये जो सॉल्मन वॉर थी ये नहीं हुई थी, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। फिशिंग डिस्ट्रीब्यूट अक्कर तो हुए थे, लेकिन उसका नाम था स्कैलॉप वार्स, न कि सॉल्मन वार। इस चीज का ध्यान रखना कि भाई सॉल्मन वार नहीं हुई थी यूके और फ्रांस के अंदर, लेकिन फिशिंग डिस्प्यूट जरूर हुआ था। अब बात करें स्वीडन और जर्मनी की, तो स्वीडन एंड जर्मनी हैव नॉट had any notable disputes or conflicts over salmon और फिशिंग राइट्स। तो फिशिंग राइट्स और सॉल्मन से रिलेटेड कोई वॉर नहीं हुई थी स्वीडन और जर्मनी के अंदर, दैट वुड बी डाउन डेज, मतलब कोई भी ऐसी वॉर नहीं हुई थी जिसका नाम ये रखा गया। कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और कोई फिशिंग राइट्स पे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ इसके अंदर, किसके अंदर, स्वीडन और जर्मनी के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई यूएस और क्यूबा के अंदर रिलेशनशिप इंटेंस तो है, लेकिन कोई भी ऐसी वार नहीं हुई थी ये फिशिंग को लेके। फ्रांस और यूके के अंदर जरूर हुई थी फिशिंग को लेके डिस्प्यूट्स, लेकिन उसका नाम था स्कैलॉप वार, है ना। क्वेश्चन में अगली बार ये आ जाएगी भाई स्कैलॉप वार किस कंट्री के बीच में हुई थी, तो फ्रांस और यूके के अंदर। स्वीडन और जर्मनी के अंदर तो कोई भी वॉर नहीं हुई थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर
हमें दे रखा है और ये जो हमें ए बी सी डी जो दे रखा है उसमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें चूज करना है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ रिग्रेसर। तो देखो और बी दे रखा है डिक्रीजिंग फंक्शन है नंबर ऑफ रिग्रेसर का, है ना। सी दे रखा है अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ रिग्रेसर और लास्ट का इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर है ना कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता हो रिग्रेसर इन चीजों के बारे में अगर ना भी पता हो तो एक तरीके से हम इसको है ना एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। देखो या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा या फिर इन दोनों से प्रभावित नहीं होगा, इनमें से एक होएगा। ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीजिंग हो, तो ए बी सी में से कौन सा एक होएगा। और ये जो तीनों हैं ये एक साथ भी नहीं आएंगे, तो एक साथ नहीं आएंगे इसका मतलब बी सी तो होगा नहीं, ए सी भी होगा नहीं और ए भी होगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। मतलब डी के साथ जो भी ऑप्शन आएगा या फिर है ना ये जो एक साथ नहीं आएंगे ए बी सी जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये एलिमिनेशन की मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता हो तो आप है ना क्वेश्चन को रीड करना कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग कह रहा है, दूसरा डिक्रीजिंग और तीसरा अनइफेक्टेड। तो ये दो एक साथ नहीं आ सकते, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आ गया 3। अब हम इसको डिटेल में भी समझेंगे कि भाई ये क्या है, थ्योरी को कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं कंसेप्ट के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो हमें दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है जो क्या मेजर करता है, तो मेजर करता है द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो बेसिकली ये मेजर करता है, आर स्क्वायर क्या मेजर करता है, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस जो कि किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, उसे क्या करता है, मेजर करता है। नेक्स्ट जो है करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ रिग्रेसर्स। सो बेसिकली एडिंग रिग्रेसर्स जनरली इंक्रीजेस आर। तो ये एक इंक्रीज जो आर स्क्वायर है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है नंबर ऑफ रिग्रेसर्स का। मतलब कहने का मतलब ये है अगर रिग्रेसर बढ़ेंगे तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। मोर वेरिएबिलिटी गेट एक्सप्लेन, मतलब अगर रिग्रेसर्स बढ़े तो उसका मतलब ज्यादा वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इवन इररिलेवेंट रिग्रेसर्स में इंक्रीज आर स्क्वायर, यहाँ तक कि जो इररिलेवेंट रिग्रेसर्स है वो भी आर स्क्वायर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको भी इंक्रीज कर देंगे, इररिलेवेंट रिग्रेसर भी। अब हम बात करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। आर स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आर स्क्वायर पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि है ना जो आर स्क्वायर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एक तो इसकी रेंज क्या है 0 से 1 के बीच में, और ये बेस्ड होता है किस पे, एक्सप्लेन मतलब बेस्ड ऑन एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो। तो वेरिएंस रेशियो एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो है इस पे बेस्ड होता है, इसलिए नॉन नेगेटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखना कि भाई आर स्क्वायर की रेंज क्या होती है, तो आर स्क्वायर की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है ना। और ये जो होता है ये बेसिकली एक रेशियो होता है। रेशियो क्या एक्सप्लेन करता है, जो वेरिएंस एक्सप्लेन करता है टोटल वेरिएंस की, है ना। इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और ये नॉन नेगेटिव नंबर होता है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रिग्रेसर के इंक्रीज होने पे आर स्क्वायर बढ़ता है। अनअफेक्टेड मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ऐड करना या रिमूव करने से जो एक्सप्लेन वेरिएंस है उसके अंदर चेंज होता है। अब हम समरी की बात करेंगे इसकी। तो समरी टेबल की हम बात करें तो इंक्रीजिंग जो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ रिग्रेसर, तो ये करेक्ट है और ऑलवेज पॉजिटिव भी करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो ये है रिग्रेसर की इंक्रीज होने पे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है, तो ये वाले करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और जो आर स्क्वायर की रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, इसका मतलब हमेशा ये नॉन नेगेटिव नंबर होगा कुछ इस तरीके से, है ना। और ये जो दूसरी स्टेटमेंट है कि भाई डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू तो बढ़ती है और अनअफेक्टेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आर स्क्वायर पे प्रभाव पड़ता है, तो आर स्क्वायर डज नॉट डिक्रीज और आर स्क्वायर जो चेंज होएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या ध्यान रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हायर आर स्क्वायर डज नॉट ऑलवेज मीन अ बेटर मॉडल। मतलब अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटर मॉडल होगा। इंक्लूडिंग टू मेनी इररिलेवेंट रिग्रेसर्स मे लीड टू ओवरफिटिंग। तो अगर हम ज्यादा इररिलेवेंट रिग्रेसर को जोड़ देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरफिटिंग रिजल्ट होगा उसका।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय अ नेशन member of the union is replaced by the lower cost imports from the another member nation, then the union is known as, फिर उस केस के अंदर यूनियन को क्या कहा जाएगा? मतलब इसके अंदर बोल रखा है कि कुछ डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है एक नेशन मेंबर के थ्रू, है ना, वो उसको रिप्लेस किया गया है किसके थ्रू? जो दूसरा मेंबर है उसके लोअर कॉस्ट इंपोर्ट के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है। तो वो केस कौन सा हो जाएगा? तो वो केस हो जाएगा ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियंस, क्योंकि इसके अंदर मेंबर मतलब नेशन मेंबर के बारे में बात की गई है और अनदर मेंबर के नेशन के बारे में बात की गई है। तो ये जो होगा वो ट्रेड, वो कस्टम यूनियन क्रिएट करेगा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिएटिंग मतलब ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे मतलब क्या होता है ट्रेड क्रिएशन का। तो हाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जो हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो लो कॉस्ट इंपोर्ट के द्वारा रिप्लेस किया जाता है मेंबर कंट्रीज के अंदर, जिससे क्या होता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है। अब जो इफेक्ट होता है मेंबर नेशन पे वो क्या होता है? तो कंज्यूमर गेट्स लोअर प्राइसेस, जो कंज्यूमर होगा उसे कम प्राइसेस मिलेगी। प्रोडक्शन शिफ्ट टू एफिशिएंट प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन होगा वो एफिशिएंट प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ओवरऑल क्या होगा? वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगी। और ये बात कर रहे हैं कि भाई मेंबर नेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी। अब हम बात करेंगे ट्रेड डाइवर्जन की। अब ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है? तो ट्रेड डाइवर्जन होता है लो कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर्स रिप्लेस बाय हायर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर्स। जो लो कॉस्ट इंपोर्ट है नॉन मेंबर्स की, वो रिप्लेस की जाती है हाई कॉस्ट इंपोर्ट मेंबर कंट्रीज की। तो इसको कहते हैं हम ट्रेड डाइवर्जन। एक तो होता है ट्रेड क्रिएशन, जब जो हाई कॉस्ट जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो लो कॉस्ट इंपोर्ट से क्या किया जाता है? रिप्लेस। तो उससे तो कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। और ट्रेड डाइवर्जन के अंदर होता है मेंबर और नॉन मेंबर होता है ट्रेड डाइवर्जन के अंदर। तो मेंबर और नॉन मेंबर की अगर हम बात करें तो अगर नॉन मेंबर है उसका लो कॉस्ट इंपोर्ट है, फिर भी जो मेंबर कंट्री है उसका हाई कॉस्ट इंपोर्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये जो है ये वेलफेयर को रिड्यूस करता है। तो ट्रेड डाइवर्जन जो होता है वो वेलफेयर को रिड्यूस करता है और जो ट्रेड क्रिएशन जो होता है वो वेलफेयर को इंक्रीज करता है। दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। अब हम बात करें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की। तो इसके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आता है? तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है ये पार्शियल टैरिफ कंसेशंस अमंग मेंबर्स। तो ये है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है पार्शियल टैरिफ कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है छूट, मतलब आधा जो टैरिफ होता है उसे माफ कर दिया जाता है मेंबर नेशंस के बीच में। तो इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर पूरा जो होता है इंटरनल टैरिफ उसको हटा दिया जाता है। डिफरेंट होता है ये एक्सटर्नल टैरिफ अलाउड, मतलब अलग अलग जो एक्सटर्नल टैरिफ है वो तो अलाउ किए जाते हैं दूसरे मेंबर कंट्रीज के साथ, मतलब नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ में। लेकिन जो मेंबर कंट्रीज है उसके अंदर जो टैरिफ्स लगते हैं इंटरनल टैरिफ्स जो होते हैं उसको हटा दिया जाता है। अब हम बात करें कस्टम यूनियन की। तो कस्टम यूनियन जो इंटरनल टैरिफ को तो हटाएगा, साथ साथ में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ एडॉप्टेड। तो जो बाहर की जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको कितना टैरिफ लगाना है वो सेम होएगा, कॉमन होएगा। तो उसे कहते हैं कस्टम यूनियन। अब हम समरी देखें तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? तो हमने ट्रेड क्रिएशन के अंदर क्या देखा था कि भाई हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस करना लो कॉस्ट इंपोर्ट के थ्रू मेंबर कंट्रीज के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होगा, कंज्यूमर को कम प्राइस पे गुड्स मिल जाएगा, प्रोडक्शन शिफ्ट होगा एफिशिएंट प्रोड्यूसर पे और ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज होगी। तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, एक तरीके से इंक्रीज होगी वेलफेयर। अब हम बात करें ट्रेड डाइवर्जन की। तो लो कॉस्ट इंपोर्ट जो कि नॉन मेंबर की होती है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए हाई कॉस्ट इंपोर्ट मेंबर कंट्रीज की उससे। तो तब ट्रेड डाइवर्जन होता है और इसके अंदर वेलफेयर रिड्यूस होती है। ये इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है इकोनॉमी पे और वेलफेयर रिड्यूस होती है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या है? पार्शियल मतलब जो
टैरिफ होता है, पार्शियल टैरिफ, आधा टैरिफ क्या होता है, माफ कर दिया जाता है, छूट दे दी जाती है मेंबर्स कंट्रीज को। ये लिमिटेड टैरिफ रिडक्शन है और इसका इम्पैक्ट मॉडरेट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल टैरिफ को तो पूरी तरीके से हटा देता है और अलग अलग एक्सटर्नल टैरिफ को अलाउ करता है। मतलब फ्री ट्रेड एंड होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, ईच मेंबर कैन सेट इट्स ओन एक्सटर्नल टैरिफ। हर एक मेंबर जो है वो खुद का एक्सटर्नल टैरिफ जो है दूसरी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ वो खुद का सेट कर सकता है, खुद का। ये हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इंक्रीज करती है ट्रेड को। कस्टम यूनियन की बात करें तो ये भी इंटरनल टैरिफ को रिमूव कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक्सटर्नल टैरिफ होता है वो कॉमन होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। फ्री ट्रेड होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है नॉन मेंबर कंट्रीज के बीच में। इसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर। अब हम की आइडिया देखें, ट्रेड क्रिएशन इंप्रूव करता है वेलफेयर को और प्रमोट करता है एफिशिएंसी को, जबकि ट्रेड डाइवर्शन जो होता है वो हर्ट करता है वेलफेयर को और शिफ्ट करता है कॉस्टलियर सोर्सेज के। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब जो इज ट्रू फॉर द फिनोमिना ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है लिक्विडिटी ट्रैप के लिए। पहला जो है वो कह रहा है कि भाई एंटायर जो है एडिशनल मनी सप्लाई जो है वो बॉन्ड्स पे ही खर्च हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, तो जो लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। द एंटायर एडिशनल मनी सप्लाई इज हेल्ड बाय द पब्लिक एज आइडियल कैश। तो जो लिक्विडिटी ट्रैप होगी उसके अंदर जो मनी सप्लाई होगा, एडिशनल मनी सप्लाई होगा, द एंटायर एडिशनल मनी सप्लाई जो होगा जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया जाएगा आइडियल कैश के फॉर्म में। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये लिक्विडिटी ट्रैप का करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और लास्ट में देखा है इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर थर्ड है। हम देखते हैं क्यों है। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो जो होती है वो इनइफेक्टिव होती है। अब इसका फीचर्स देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के। तो पीपल प्रेफर होल्डिंग कैश इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग। तो जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कैश को होल्ड करने में, तो उस बजाय उसको खर्च करने या इन्वेस्ट करने की बजाय। डिमांड फॉर मनी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। तो देखो जो लिक्विडिटी ट्रैप के केस के अंदर जो लोग क्या करेंगे, वो कैश को होल्ड करने में ज्यादा बिलीव करेंगे, ना कि इसको स्पेंड या इन्वेस्ट करने में। और जो डिमांड होती है मनी की वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई डज नॉट लोअर इंटरेस्ट रेट फर्दर, डज नॉट स्टिमुलेट इकोनॉमी। जो ये है मतलब देखो हमने देख लिया कि जो डिमांड फॉर मनी है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। और जो इंक्रीज है मनी सप्लाई के अंदर वो इंटरेस्ट रेट को, मतलब अगर मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब कम नहीं होएगा और ये इकोनॉमी को स्टिमुलेट भी नहीं करती। लिक्विडिटी ट्रैप का केस के अंदर अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई के बढ़ने पे भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है और ना ही स्टिमुलेट करती है ये चीज इकोनॉमी को। अब हम बात करें कॉजेस की। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, डिफ्लेशन और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी ये कारण है लिक्विडिटी ट्रैप के। देखो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई जो लोग होंगे वो कैश को होल्ड करने में ज्यादा बिलीव करेंगे, तो है ना स्पेंड और इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे उस केस के अंदर। मतलब लोग क्या सोचेंगे कि भाई कैश निकलवा लेते हैं उनका, क्यों, उसका कारण ये है कि उनका ये मानना कि भविष्य के अंदर मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगी वो बढ़ जाएगी, या फिर कोई अनसर्टेन इकोनॉमी की सिचुएशन आने के कारण लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकाल लेते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं बैंक दिवालिया हो जाएगा या फिर ट्रस्ट हो जाता है। उस केस के अंदर ये केस होता है, उस केस के अंदर जो डिमांड फॉर मनी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। मनी की सप्लाई बढ़ तो जाती है लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अभी भी मतलब लोअर रहता है, मतलब वो आगे नहीं गिरता। और ये जो है ये मनी की सप्लाई के बढ़ने से इकोनॉमी स्टिमुलेट नहीं होती क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्पेंड नहीं कर रहे इसकी वजह से।
और हमने इसका कारण भी देख लिया, जो कॉज है वो इकोनॉमिक के अंदर ठहराव है, स्टैग्नेशन है, डिफ्लेशन है, मतलब मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाना है, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है। अब हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पब्लिक होल्ड्स आइडियल कैश, इन्वेस्टर अवॉइड बॉन्ड्स ड्यू टू फियर ऑफ फ्यूचर बॉन्ड प्राइस फॉल और राइजिंग इंटरेस्ट रेट। जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड खरीदने से डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो भविष्य के अंदर गिर जाएगी और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करें इम्प्लीकेशंस की, तो इम्प्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी लूजेज इफेक्टिवनेस। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसकी इफेक्टिवनेस को लूज कर देती है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस केस के अंदर। कॉमन मतलब ये कॉमन कब हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे ये जो सिचुएशन है लिक्विडिटी ड्राइव, ये बहुत कॉमन चीज है, जो कि फिस्कल पॉलिसी की मदद से मतलब कंट्रोल की जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो इसके अंदर होगी वो उसकी इफेक्टिवनेस लूज कर देती है, मतलब इनइफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम इनकरेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो एंटायर मनी सप्लाई स्पेंड ऑन बॉन्ड्स, तो पूरा जो मनी सप्लाई है वो बॉन्ड को स्पेंड कर रहा है, तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पीपल जो है वो कैश को होल्ड करने में बिलीव करेंगे। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स मतलब कब अकर होता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या होती है, गिरी हुई होती है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस फर्दर इंटरेस्ट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रेट है वो ऑलरेडी नियर मिनिमम है, इसलिए वो इससे ज्यादा नहीं गिरेगी। अब हम समरी टेबल के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर क्या है, मीनिंग है और करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस के बारे में दे रखा है। तो स्टार्टिंग की जो 5 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट मतलब करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है। लास्ट का अंदर इनकरेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात की है, तो हम सबसे पहले एस्पेक्ट देख लेते हैं और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या था, मतलब हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ा था कि वही वो परिस्थिति जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होती है और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, उसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मॉनेटरी इसके अंदर डिमांड फॉर मनी है वो हाईली इलास्टिक होएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो कैश को प्रेफर करेंगे और डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक होएगा और इंक्रीज होएगी मनी सप्लाई के अंदर। वो इंटरेस्ट रेट को फर्दर नहीं गिराएगी और ना ही स्टिमुलेट करेगी इकोनॉमी को। अगर इसका कारण यही है कि इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन, डिप्रेशन और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जो लोग हैं वो कैश बैलेंस को होल्ड करने में बिलीव करेंगे। इन्वेस्टर जो है वो अवॉइड करेंगे बॉन्ड्स को खरीदना, जिससे बॉन्ड्स की जो प्राइसेस होंगी वो गिर जाएंगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी उसकी इफेक्टिवनेस खो देती है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस केस के अंदर, लिक्विडिटी टाइप के अंदर। कॉमन केसेस कौन से हैं, ग्रेट डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस। इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मनी सप्लाई जो स्पेंड होएगा बॉन्ड्स पे पूरा, वो गलत है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, ये भी गलत है। इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा गिरेगी, ये भी गलत है, क्योंकि जो मनी की सप्लाई होगी वो बॉन्ड पे खर्च नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी नहीं होगी और आगे भी गिरेगी नहीं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट आर एट और नियर जीरो, तो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होएगा वो या तो जीरो के आसपास या जीरो होएगा। तो पीपल हो गए वो बॉन्ड्स को प्रेफर करेंगे, मतलब प्रेफर कैश टू बॉन्ड्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट बूस्ट इन्वेस्टमेंट और आउटपुट, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और आउटपुट को बूस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेट एक्टिविटी वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि वो थी मतलब जो थ्योरी है किसने एक्सप्लेन करी थी, इनमें से किसने एक्सप्लेन करी थी, जिसके अंदर हमें क्या बता रखा था, तो प्रोसेस बता रखी थी कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने की और स्टेट एक्टिविटीज की। तो ये जो चीज है ये किसने प्रपोज की थी, तो ये प्रपोज की थी एडोल्फ वैगनर ने। वैगनर लॉ के बारे में बात करें तो वैगनर लॉ जो है वो किस चीज पे बेस्ड है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड है। जो एडोल्फ वैगनर थे वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जो कि जाने जाते थे वैगनर लॉ के कारण। थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेस, जो ये वैगनर्स लॉ की जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है, इंडस्ट्रियलाइज होती है, जो रोल है गवर्नमेंट का वो भी बढ़ जाता है, जो पब्लिक के खर्चे हैं वो नेचुरली बढ़ ही जाते हैं। तो ये थ्योरी कहती है वैगनर लॉ की। अब हम इसका कोर आइडिया देखें, कोर आइडिया ऑफ वैगनर्स लॉ।
तो वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू हायर डिमांड फॉर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज्यादा डिमांड किसकी करेगी, एजुकेशन की, हेल्थ सर्विसेज की, वेलफेयर प्रोग्राम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और पब्लिक गुड और सर्विसेज की भी ज्यादा डिमांड होगी। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चों में जो ग्रोथ होगी वो एक नेचुरल आउटकम है डेवलपमेंट का, नॉट मियरली अ पॉलिसी चॉइस, मतलब वो कोई पॉलिसी चॉइस नहीं है कि हाँ हमें है ना अपना खर्चा बढ़ाना है, इस तरीके से नहीं है, वो एक नेचुरल आउटकम है डेवलपमेंट का, कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें बेसिस एंड सिग्निफिकेंस की, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड है वैगनर्स लॉ, कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है पब्लिक फाइनेंस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैगनर लॉ। की फीचर्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो होता है एक्सपेंशन होती है किसके अंदर, स्टेट एक्टिविटीज के अंदर, गवर्नमेंट के खर्चों के अंदर, राइजिंग इनकम लेवल, हायर डिमांड फॉर पब्लिक सर्विसेज, अगर इनकम लेवल बढ़ेगी तो ज्यादा पब्लिक सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। सोशल प्रोग्रेस की वजह से क्या होता है, मोर वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जो सोशल प्रोग्रेस होती है उसके अंदर वेलफेयर के खर्चे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करना मॉडर्नाइजेशन को, इम्पोर्टेंट बात करें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी वैगनर्स लॉ की, एक्सप्लेन करता है लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कनेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, widely used in fiscal policy analysis, public finance studies and development economics। So basically long run growth जो है उसके अंदर पब्लिक खर्चे को एक्सप्लेन करता है और ये कनेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपेंशन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एक्टिविटीज क्या होती है उसके बारे में कनेक्ट करता है, वाइडली एक्सप्लेन करता है फिजिकल पॉलिसी एनालिसिस को पब्लिक फाइनेंस के अंदर और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के नाम पढ़ेंगे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका की कंट्रीब्यूशन क्या था, मेन आइडिया क्या था, की पॉइंट क्या था, और हाउ वो वैगनर्स लॉ से कैसे अलग है, इस चीज के बारे में डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें उनके नाम पता चल जाएंगे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी उसके बारे में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा बूमल जो है, उसने कॉस्ट डिजीज थ्योरी दी थी। जो विलियम जे बूमल है वो एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि जाने जाते थे, उनका काम कॉस्ट डिजीज थे, जिसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर, और क्या एक्सप्लेन करते थे, एक्सप्लेन व्हाई द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन राइज फास्टर देन गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो बेसिकली उन्होंने कॉस्ट डिजीज थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, और इस मतलब वो इकोनॉमिस्ट थे जो कॉस्ट डिजीज के काम के बारे में मतलब उसके लिए जाने जाते थे सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर के अंदर बोल रखा है भाई, उसने ऐसे कहा है कि भाई जो कॉस्ट है सर्विसेज की, हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो, वो स्पीड में बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के अंदर डिफरेंस है, और लोअर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन सर्विसेज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जो लोअर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है सर्विसेज में अगर उसको कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग से, तो जो एक्सप्लेन करती है क्या, explain rising service cost but does not directly explain the phenomena of increasing public expenditure as Wagner's law does। तो ये जो राइजिंग सर्विस कॉस्ट राइज हो रही है उसको एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये उस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करती जिसके अंदर पब्लिक का खर्चा बढ़ रहा है, जो वैगनर्स लॉ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलन पीकॉक, जो पीकॉक और वाइजमैन हाइपोथेसिस दी थी। जो एलन पीकॉक है अलोंग विद जैक वाइजमैन डेवलप्ड द पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे एक हाइपोथेसिस दिया था, किसके साथ मिलके, एलन पीकॉक ने जैक वाइजमैन के साथ मिलके एक पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हाइपोथेसिस दिया था जिसका नाम था पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। जो क्या सजेस्ट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोज इन स्टेप्स लाइक मैनर, जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर है वो स्टेप लाइक मैनर में इंक्रीज होना चाहिए, ये पीकॉक वाइजमैन का हाइपोथेसिस था। इट इज नॉट मतलब जो इंक्रीज होएगा वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, इंक्रीज इज नॉट कंटिन्यूस ऑफन ड्यू टू सोसाइटल डिमांड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस और वार। ये जो ये है एक्सपेंडिचर वो कंटिन्यूस नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बीच बीच में है ना सोसाइटल डिमांड हो जाती है, क्राइसिस हो जाते हैं, वार हो जाती है, उसके कारण। एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ग्रोथ ड्यू टू क्राइसिस और वार्स, वेयर वैगनर्स लॉ एक्सप्लेन नेचुरल ग्रोथ विद डेवलपमेंट। अब हम डेल्टन की बात करें तो डेल्टन जो है उसने वो ह्यूगो डेल्टन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जो कि उसके काम के लिए जाना जाता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, पर्टिकुलरली टैक्सेशन के अंदर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर।
कंट्रीब्यूट किया था इसने अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने में और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फोकस था इसका फिजिकल पॉलिसी पे, एम्फसाइज इसने जोर किया इस पे दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे, और ये डिड नॉट प्रपोज अ थ्योरी akin to Wagner's law। Wagner's law जैसी थ्योरीज ने एक्सप्लेन नहीं की थी। अगर शॉर्ट में कहें तो Wagner's law states that as an economy develops and industrializes, the role of the state increases and public expenditure rises naturally to meet the growing demand for public goods and services। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हमने 7 जनवरी 2026 की शिफ्ट 1 में इकोनॉमिक्स में आए हुए 10 क्वेश्चंस को कर लिया। डिटेल के अंदर हमने इसको समझ लिया। हमने सिर्फ आंसर नहीं करे, हमने आंसर के साथ साथ उन क्वेश्चंस के पीछे छुपे गए पूरे कंसेप्ट को देखा, ऑप्शन को एनालाइज करा, इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन सिर्फ याद नहीं रहेंगे बल्कि इन कंसेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आया जहां हमने क्वेश्चंस को, उनके टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले बाकी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को आप मिस ना करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है ताकि अगली वीडियो में उसे और आसान तरीके से समझाया जा सके। बाकी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उनके कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू।